देखो सबसे पहले देख रहे हैं CBI, ठीक है। एज अ बेकन ऑफ होप फॉर जस्टिस, द CBI हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन इन्वेस्टिगेटिंग हाई प्रोफाइल कॉजेज एंड ब्रिंग्स criminal to book, reinforce the public faith in the Indian justice system। तो अगर हमें पॉजिटिव लिखना होगा तो एज अ बेकन ऑफ होप फॉर जस्टिस द CBI हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन इन्वेस्टिगेटिंग हाई प्रोफाइल कॉजेज high profile cases and bring criminal to book, reinforcing the public faith in इंडियन जस्टिस सिस्टम। मतलब बेकिंग ऑफ होप है, ठीक है। ये बुक करता है हाई प्रोफाइल केसेस में क्रिमिनल्स को और री इन्फोर्स करता है पब्लिक फेथ इन इंडियन जस्टिस सिस्टम। और अगर हमें नेगेटिव लिखना है तो हम लिखेंगे केज्ड पैरट स्पीकिंग इन इट्स मास्टर वॉइस, RM लोढ़ा, फॉर्मर CGI। केज्ड पैरट स्पीकिंग इन द वॉइस ऑफ इट्स मास्टर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें कंक्लूजन लिखना होगा तो क्या करेंगे। तो बेसिकली CBI में क्या दिक्कत चल रही है, इंडिपेंडेंस की दिक्कत चल रही है, तो हमारा कंक्लूजन उसके ही अराउंड होना चाहिए। द CBI's इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी आर एसेंशियल फॉर ए करप्शन फ्री इंडिया। CBI की जो इंडिपेंडेंस है एंड ऑटोनॉमी, CBI's इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी आर एसेंशियल फॉर ए करप्शन फ्री इंडिया। स्ट्रेंथनिंग दिस इंस्टीट्यूशन विल ब्लोस्टर द कंट्रीज इंटीग्रिटी एंड जस्टिस सिस्टम, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया। अब हम इस पे देखेंगे तो जो CBI है ये प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है। इसमें किस तरह के केसेस देखती है, करप्शन केस देखती है, इकोनॉमिक ऑफेंस देखती है, टेररिज्म देखती है, अदर सीरियस क्राइम, ठीक है। बट कंसर्न अबाउट पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस रेज्ड क्वेश्चन अबाउट द ऑटोनॉमी एंड क्रेडिबिलिटी। मतलब पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस जो है वो क्वेश्चन राइज करता है अबाउट द ऑटोनॉमी एंड क्रेडिबिलिटी। अब अगर हम इधर देखा जाए तो देखो क्या सिस्टम क्या है। CBI जो डायरेक्टर है वो उसको देखो PMO के अंदर आता है थ्रू DOPT से PMO फिर उसको DOPT फिर ये CBI डायरेक्टर और यहाँ से विजिलेंस वाला भी इनको देखता है, ठीक है। इसके 3 वो हैं, एक है इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन, एक है एंटी करप्शन और दूसरा है स्पेशल क्राइम डिवीजन। तो देखो अगर कोई इकोनॉमिक से रिलेटेड ऑफेंस है तो इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन में जाएगा, अगर कोई एंटी करप्शन डिवीजन में वो जाएगा जो करप्शन से रिलेटेड है, और स्पेशल क्राइम डिवीजन में जाएगा जो क्राइम से रिलेटेड केसेस हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इधर विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1997। इसमें मतलब हमें बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हम सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से वो बोला है, ठीक है, वो सब बता रहे हैं। विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1997। ऑटोनॉमी थ्रू हवाला स्कैम। CBI के जो डायरेक्टर है उसको 2 ईयर का टर्न्योर दो, हाई पावर्ड कमेटी होनी चाहिए फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ CBI डायरेक्टर, ठीक है। विनीत नारायण केस ऑफ 1997। फिर है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ CBI 2014। इसमें क्या हुआ, सेक्शन 6A ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 इसको हमने हटा दिया गया। इसमें क्या था, इट रिक्वायर्ड प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल टू इन्वेस्टिगेट करप्शन केसेस अगेंस्ट सीनियर सिविल सर्वेंट। तो ये तो आर्टिकल 14 के विरुद्ध था, ठीक है। तो पहले विनीत नारायण केस ऑफ 1997, दूसरा है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस CBI डायरेक्टर केस ऑफ 2014। अब तीसरा है कॉमन कॉजेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018। इसमें क्या है, इसमें 6A था, सेक्शन 6A, इसमें सेक्शन 4A ऑफ DSPE एक्ट इसको अपहेल्ड किया। इसमें क्या था कि जो CBI का डायरेक्टर है उसको PM लीडर ऑफ एसोसिएशन और CGI इसको इलेक्ट करेंगे एनी ट्रांसफर चेंज इन CBI डायरेक्टर या ड्यूटी। मतलब ये सारी चीज़ें ये मतलब ये कमेटी मिलके करेगी, ठीक है। तो सेक्शन विनीत नारायण केस ऑफ 1997, सुब्रमण्यम स्वामी 2004 कॉमन कॉजेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2018 में सेक्शन 4 है और उस वाले में सेक्शन 6A को हटा दिया गया था, इसमें सेक्शन 4A को इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है।
अब आते हैं चैलेंजेस पे। पहला है लैक ऑफ फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, डीओपीटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब इसके पास अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन इन्वेस्टिगेशन, इसीलिए इसको केज्ड पैरेट कहा गया है। सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन एंड डिले, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन एंड डिलेज करता है ये। ब्यूरोक्रेटिक डिले इन प्रोसिक्यूशन होता है। शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर है, मतलब पैसे नहीं हैं। उसके बाद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में काम करता है, ब्यूरोक्रेसी भी इसको डिले करती है, करप्शन वरप्शन चल रहा है, और शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर है। बे फॉरवर्ड, हमें क्या करना है भाई, इसको इंडिपेंडेंस देनी है, ठीक है। ग्रांटिंग स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमी, जैसे कि मतलब हमने स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमी जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिली हुई है, इसको भी वही तरह का दे दो। फिनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस देना चाहिए। डायरेक्ट कंट्रोल ओवर बजट प्लस पर्सनल, अब इनके पास अपने कुछ इनका कुछ कैडर नहीं होता है, ये अदर सर्विसेज से लोग इसमें मूव करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट कंट्रोल ओवर बजट प्लस पर्सनल होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट आप करा रहे हो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और जुडिशियल ओवरसाइट, और एक आप लिख सकते हो कि जुडिशियल ओवरसाइट होनी चाहिए और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल रिफॉर्म आर स्टिल नीडेड टू मेक सीबीआई ए ट्रूली ऑटोनोमस, क्रेडिबल एंड एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मतलब क्या, इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल रिफॉर्म की ज़रूरत है। हमें सीबीआई को ट्रूली ऑटोनोमस, क्रेडिबल एंड एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने के लिए, देखो इसमें क्या होगा, इनको फिनेंस दो, एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस हो और ऑपरेशन इंडिपेंडेंस दो, ठीक है। अब आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है ऑन सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC ST। देखो सब क्लासिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सब क्लासिफिकेशन अलाउड है। ये जो जजमेंट आया है वो 6-1 से आया है। ये ओवरटर्न कर रहा है 2004 के जजमेंट को, जिसमें EV चिल्लियन वर्सेस स्टेट ऑफ EV चिन्नाहे वर्सेस EV चिन्नाह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का जो केस था 2014 में, इसमें बोला था SC ST होमोजीनियस ग्रुप है, आप इसमें सब डिवीजन नहीं कर सकते हो। देखो हाईलाइट देखते हैं, सब क्लासिफिकेशन पॉसिबल है बेस्ड ऑन रिलेटिव लेवल ऑफ बैकवर्डनेस, ठीक है। एम्पेरिकल डेटा एंड जुडिशियल रिव्यू दोनों होंगे इसके। एम्पेरिकल डेटा देखो कि कहाँ से किस बेसिस पे आप कह रहे हो कि कौन बैकवर्ड है, और जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ क्रीमी लेयर प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ क्रीमी लेयर प्रिंसिपल जैसे कि OBC में लगाया जाता है, फर्स्ट जनरेशन तक लिमिटेड करना चाहिए जो बेनिफिट जा रहा है, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन सब क्लासिफिकेशन एंड सब कैटेगराइजेशन, सब क्लासिफिकेशन अलाउ है फॉर द इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट, और सब कैटेगराइजेशन नॉट, मतलब ये कह रहे हैं कि इसको हमें मिसयूज नहीं करना है फॉर पॉलिटिकल पर्पस। तो क्या आया है जजमेंट में कि देखो सब क्लासिफिकेशन अलाउड है, इसमें आप हिस्टोरिकल मतलब एक एम्पिरिकल डेटा निकालिए और जुडिशियल रिव्यू भी रहेगा। फिर उसके बाद है तुम्हारा कि एप्लीकेशन ऑफ क्रीमी लेयर हम डाल रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ क्रीमी लेयर, हमें जो बेनिफिट्स हैं वो 1 जनरेशन तक लिमिट करने हैं, और डिस्टिंक्शन होना चाहिए बिटवीन सब क्लासिफिकेशन एंड सब कैटेगराइजेशन, और इसको ना पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। केस ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह, देखो EV चिन्नाया ऐसे लिखो भैया, EV चिन्नाया है, ठीक है। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, अभी यहाँ क्या है, केस ऑफ किसी स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह 2020 में आया था। ये 7 जज वाली बेंच थी, इसने क्या किया, रिकन्सिडर किया ये EV चिन्नैया जजमेंट को। इसमें क्या हुआ था, देखो पंजाब ने एक शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड कास्ट रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006 लाया था। SC एंड VC रिजर्वेशन बिल लाया था, कौन, पंजाब। कब लाया था, 2006 में। इसने क्या किया, 50% रिजर्वेशन ऑफ मतलब SC वैकेंसीज का जो 50% है वो वाल्मीकिस एंड मजहबी सिक्स के लिए इनने वो कर दिया था, रिजर्व कर दिया था, मतलब उनके अकॉर्डिंग जो वाल्मीकिस हैं और मजहबी सिक्स हैं वो ज़्यादा बैकवर्ड हैं। और 2010 में हाई कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, साइटिंग की जो ये EBC चिलियन केस के विरुद्ध में है, एंड सब डिवीज़न अंडर आर्टिकल 341 नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब तो हमें ध्यान रखना चाहिए स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह, ठीक है।
देवेंद्र, ठीक है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह केस 2004। एक SC एंड BC रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006 आया था, ठीक है। इसमें क्या किया हमने कि 50% जो वैकेंसीज़ हैं वो शेड्यूल कास्ट्स की जो वैकेंसीज़ हैं उनको हमने वाल्मीकि और मजहबी सिक्स के लिए हमने फिक्स करके रखी हैं। 2007 में इसको स्ट्रक डाउन कर दिया है, साइटिंग EVC केस एंड सब डिवीज़न अंडर आर्टिकल 341 इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब आते हैं प्रो एंड कॉन्स। देखिए प्रो क्या होगा, टारगेटेड अफर्मेटिव एक्शन होगा, सोशल जस्टिस अलाइनमेंट होगा, टारगेटेड अफर्मेटिव एक्शन सोशल जस्टिस अलाइनमेंट होगा। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को अलाउ करता है, आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4, आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 एंड 342 का A। OBC रिजर्वेशन में ऑलरेडी चल रहा है। अगेंस्ट क्या है, इरोजन ऑफ होमोजिनिटी कर रहा है, ये होमोजिनिटी को इरोजन कर रहा है। रिस्क ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हो सकता है, ठीक है। अब इसमें सिग्निफिकेंस क्या है, ओवर रूलिंग ऑफ EV चिन्नाया केस, एम्पावरमेंट ऑफ स्टेट, पोलिटिकल लीगल चैलेंजेस आएंगे, जैसे पंजाब एक्ट 2006 को आया था। चैलेंजेस देखियो, सोशियो इकोनॉमिक डेटा नहीं है, बैलेंसिंग इंटरेस्ट चाहिए कि इंटरनल डिवाइड ना क्रिएट हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन होगा, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस आएगा। वे फॉरवर्ड डेटा ड्रिवन पॉलिसी फॉर्मुलेशन आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, रेगुलर रिव्यू मैकेनिज्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट सब पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। मतलब डेटा ड्रिवन पॉलिसी होनी चाहिए, समझ आता है। उसके अलावा ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, रेगुलर रिव्यू मैकेनिज्म होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन रिजर्वेशन पॉलिसी, मोर टारगेटेड अप्रोच टू अफर्मेटिव एक्शन, रिसोर्स डिपेंड ऑन ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन, सक्सेस डिपेंड ऑन ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन, रोबस्ट कलेक्शन ऑफ डेटा एंड जुडिशियल ओवरसाइट, ठीक है। अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। देखो अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया अगेंस्ट राज्यसभा के चेयरमैन के प्रति, ठीक है। इसमें क्या है, देखो अपोजिशन फर्स्ट एवर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट राज्यसभा चेयरमैन, ये 10 दिसंबर 2024 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया। रीज़न क्या है, अलिज्ड पार्टीशनशिप इन कंडक्टिंग द राज्यसभा प्रोसीडिंग, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, आर्टिकल 67 रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वैसे वाइस प्रेसिडेंट को 5 साल का टर्म दिया गया है। इसमें जो रिमूवल होता है उसमें दोनों राज्यसभा लोकसभा दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। ए रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ राज्यसभा एग्रीड बाय लोकसभा, और इसमें हमें 14 डेज का नोटिस देना होता है। चैलेंज का क्या है, इन्हें क्या किया, 10 दिसंबर 2024 को इसको वो किया, इंट्रोड्यूस किया। विंटर सेशन जो है वो कंक्लूड हो गया 20 दिसंबर 2024 को, लेस देन 14 डे पर प्रोसीजरल हर्डल फेल्ड ड्यू टू करंट पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ठीक है। अब हम आते हैं हिस्ट्री क्या है। एच बी कामत जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कंसर्न अबाउट द बेग लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 67 बी और अम्बेडकर क्लैरिफाई दैट वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर सिमिलर टू, जैसे कि लोकसभा में स्पीकर को रिमूव करते हैं वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन देखो, नो वाइस प्रेसिडेंट एवर रिमूव्ड, ठीक है। जो मोशन है वो एक तरह से सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है बाय द अपोजिशन, हाईलाइट कंसर्न ओवर राज्यसभा प्रोसीडिंग एंड इम्पार्शियलिटी। कंक्लूजन देखेंगे, अंडर द कोर प्रिंसिपल अंडर द कोर पॉलिटिकल contestation in India's parliamentary system, underscore political contestation in India's parliamentary system, despite historical significance the motion is unlikely to succeed due to constitutional safeguard and numerical disadvantages। सक्सेस तो वैसे ही नहीं होनी थी, इनके पास नंबर नहीं था, ठीक है। अब आते हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। देखो, नेशन वाइड जुडिशियल रिक्रूटमेंट सिस्टम, यूनिफॉर्म मेरिट बेस्ड एंड एफिशिएंट सिलेक्शन प्रोसेस फॉर सबऑर्डिनेट जुडिशरी ऑफिसर्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। सबसे पहला क्या है, नेशन वाइड जुडिशियल रिक्रूटमेंट सिस्टम होगा,
यूनिफॉर्म मेरिट बेस्ड एंड एफिशिएंट सिलेक्शन प्रोसेस फॉर सबऑर्डिनेट जुडिशरी ऑफिसर्स अक्रॉस द कंट्री होगा। सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो देखो ये इंडिपेंडेंस लाएगी, एफिशिएंसी रहेगी, इंडिपेंडेंस रहेगी, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी लाएगी। इंडिपेंडेंस, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फिर एड्रेस करेगी बैकलॉग ऑफ केसेस। ऑल इंडिया, ठीक है, मेरिट, देखो यूनिफॉर्म मेरिट बेस एंड एफिशिएंट सिलेक्शन सिस्टम फॉर सबऑर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर अक्रॉस द कंट्री। अब हमें देखना है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट सिस्टम फॉर डिस्ट्रिक्ट जजेस। ये नेशनल वाइड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा, एजेंसी या तो यूपीएससी या कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो बनाई जाएगी इसके लिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकता है फिर राज्यसभा पासिस रेजोल्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 233 234 इसमें डीसी स्टेट में, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है या उसको कौन अपॉइंट करता है, या तो स्टेट प्लस हाई कोर्ट। ये इसमें अपन को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, किसमें, आर्टिकल 233 और 234 में। नीड क्या है, जुडिशरी में भैया बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, ठीक है, 5,000 की अप्रोक्स वैकेंसी है, ठीक है। रिक्रूट में रिड्यूसिंग बैकलॉग, 4.5 करोड़ केसेस बैकलॉग में जा रहे हैं, ठीक है। मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट होगा, इससे नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म, करप्शन वगैरह कम होगा। यूनिफॉर्मिटी इन जुडिशियल स्टैंडर्ड्स आएगी, ठीक है। अट्रैक्टिंग द बेस्ट टैलेंट हो जाएगा। चैलेंजेस क्या है, फेडरलिज्म से रिलेटेड कंसर्न है। दूसरा है लैंग्वेज और लोकल लॉ का इशू है, नॉट फैमिलियर विद इन द रीजनल लैंग्वेज एंड कस्टम्स अफेक्टिंग द जस्टिस डिलीवरी एट लोकल लेवल, ठीक है। रजिस्ट्रेंस फ्रॉम हाई कोर्ट आ सकता है, क्योंकि अभी तो हाई कोर्ट का बहुत पावर है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा आर्टिकल 233 और 234 में, और डेडिकेटेड बॉडी फॉर कंडक्ट इलेक्शन ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें फेडरलिज्म से दिक्कत है, हाई कोर्ट को अपनी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे लैंग्वेज और लोकल लॉ में इशू है, जिससे कि मतलब नॉट फैमिलियर विद रीजनल लैंग्वेजेस एंड कस्टम अफेक्टिंग द जस्टिस डिलीवरी एट लोकल लेवल, ठीक है। ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, हमें कंसेंसस बनाना चाहिए, हाइब्रिड सिस्टम को हमें फॉलो करना चाहिए, वो सेंटर एंड स्टेट रिक्रूटमेंट मॉडल होना चाहिए। स्पेशल ट्रेनिंग एंड लैंग्वेज जैसे लोकल लॉ में लो ट्रेनिंग होनी चाहिए, और ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कंक्लूजन देखिए, पोटेंशियल टू जुडिशियल रिफॉर्म, एफिशिएंसी बढ़ाएगा एंड क्वालिटी ऑफ जस्टिस भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं नीति आयोग। नीति आयोग कंप्लीट 10, ठीक है। गवर्नमेंट इज फाइल एंड गवर्नेंस इज लाइफ, ठीक है। नीति आयोग इज द स्पार्क दैट विल इग्नाइट द फ्लेम ऑफ इनोवेशन एंड प्रोग्रेस इन द कंट्री, पीएम मोदी। तो देखो आप कह रहे हो नीति आयोग एक स्पार्क की तरह है, दैट विल इग्नाइट द इनोवेशन एंड द प्रोग्रेस इन इंडिया, ठीक है। नीति आयोग 2015 में बना था बाई रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन। एम क्या था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिफॉर्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिफॉर्म, ठीक है। एक्शन टैंक रादर देन थिंक टैंक, पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। एक्शन टैंक रादर देन थिंक टैंक, इसमें क्या है, पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब हम आते हैं कि इफेक्टिवनेस रिमेन्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, मतलब ये मतलब थोड़ा डिबेट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम कंक्लूड कैसे करेंगे। एज नीति आयोग लुक टू द फ्यूचर, इट इज़ कमिटेड टू एड्रेस प्रेसिंग चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, यूथ एम्पावरमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट लिखना है। एज नीति आयोग लुक टू द फ्यूचर, इट इज़ कमिटेड टू एड्रेस प्रेसिंग चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, youth employment and skill development with its data driven approach and emphasis on stakeholder engagement. Niti Aayog is poised to continue driving India's growth and development in year to come, ठीक है। अब आते हैं हम फंक्शंस पे आते हैं। फंक्शन से देखो, सबसे पहला फंक्शन है इनके पास कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। फिर है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया, डिज़ाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम, डिज़ाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। सी से
फिर उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, डिजाइन करता है, फिर मॉनिटरिंग करता है, एक्ट एज रिसोर्स सेंटर एंड नॉलेज हब। नीति आयोग एज एक्शन टैंक, देखो पॉलिसी इंप्लीमेंट भी करता है, जैसे इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट देता है, जैसे ADT मतलब है डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है। आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग, पॉलिसी परफॉर्मिंग यूजिंग रियल टाइम डेटा एंड इंडेक्सेस, जैसे कि SDG इंडेक्स हो गया, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हो गया, SDG इंडेक्स हो गया, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हो गया, ये सब, ठीक है। PPP फैसिलिटेशन, जैसे कि PPP फैसिलिटेशन में हो गया इंडस्ट्री स्टार्टअप इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब चीज़ों पे फोकस करता है। जैसे एम क्या, जैसे अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। PPP में किससे PPP करेगा, ये इंडस्ट्री से, स्टार्टअप से एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट पॉलिसी रिफॉर्म, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी और स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी, मतलब नॉट वन साइज फिट ऑल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चल रहा है। लिमिटेशन क्या है, ओनली थिंकिंग, लेक ऑफ फाइनेंशियल पावर है, लिमिटेड इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है, ओवर रिलायंस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क, ठीक है, वेरिएबिलिटी एंड स्टेट रिस्पॉन्स। वाइल नीति आयोग प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ड्राइविंग पॉलिसी रिफॉर्म एंड इम्प्लीमेंटेशन, इट लैक्स ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटी लिमिट्स इट्स इफेक्टिवनेस एज ट्रू थिंक टैंक, ठीक है। अब आते हैं हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। आप ये देखो, अब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कुछ होता नहीं है, उसमें क्या होता है कि आप अपना लाइफ स्टाइल को रेट करते हो और उस बेसिस से, मतलब आपका अपना पर्सनल भी तो हो सकता है ना, आप उनके ऐप में जाके बता रहे हो कि हम कितना हैप्पी हैं, उससे मतलब आपकी कंट्री का हैप्पीनेस डिसाइड होता है। तो दिस इज़ समथिंग थोड़ा वियर्ड है। तो देखो इंडिया की जो रैंक है वो इम्प्रूव हो गई है, 118 आई है आउट ऑफ 147, जबकि लास्ट ईयर जो इसकी थी वो 126 थी। तो ठीक है, 118 आई है। इसमें क्या होता है, ये पार्ट ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ये जो इंडेक्स आता है। इसमें क्या है, वेल बीइंग रिसर्च सेंटर एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, वेल बीइंग रिसर्च सेंटर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड गैलेप और वेल बीइंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दोनों मिलकर निकालते हैं। बेस्ड ऑन सिटीजन सेल्फ रिपोर्टेड हैप्पीनेस, फोकसिंग ऑफ लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड ओवरऑल वेल बीइंग, मतलब सिटीजन्स खुद जाके रिपोर्ट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड ओवरऑल वेल बीइंग। इसमें जो गुलिप वर्ल्ड पोल है, इसमें 0 से लेकर 10 स्केल्स तक होता है, ठीक है। इसमें क्या है, कैंटसिल कैडर लेडर मेथड, कैंटसिल लेडर मेथड है कुछ, उसको यूज़ करते हैं। आप देखो 6 की फैक्टर हैं। पहला की फैक्टर है GDP पर कैपिटा, ठीक है। दूसरा है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अपने यहाँ 67.7 हो गई है। GDP पर कैपिटा कितना है, लाइफस्टाइल आपकी कितनी है, सोशल सपोर्ट है कि नहीं है, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। अगर देखो सोशल सपोर्ट होगा तो दिक्कत होगी थोड़ा फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस में। जनरोसिटी है या नहीं है, परसेप्शन ऑफ करप्शन कैसा है, ठीक है। मतलब 6 पॉइंट, GDP पर कैपिटा कैसा है, उसके बाद आप में सोशल सपोर्ट है कि नहीं, जनरोसिटी है कि नहीं, आप फ्रीडम ऑफ चॉइसेस है कि नहीं, आपका करप्शन को लेके क्या परसेप्शन है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि नहीं, ठीक है। अब आते हैं टॉप कौन है, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, ये सब लोग टॉप कर रहे हैं। इजराइल भी 8वें नंबर पे है। डिक्लाइन देखो, जो US है वो पहली बार 24वें नंबर पे आया है, जबकि UK 23वें नंबर पे। इसका UK में क्या है प्रॉब्लम है, सोशल आइसोलेशन की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब सोशल सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। और बॉटम में कौन है, अफगानिस्तान है, फिर है सिरेलियोन और लेबनान। अफगानिस्तान, सिरेलियोन और लेबनान, ठीक है। इंडिया का जो स्कोर है, इंडिया 118 पे आई है ना, इंडिया का जो स्कोर है वो बड़ा है, 4.054 से 4.389 हो गया है। 4.054 से 4.389 4.054 से 4.389, ठीक है। रीजन क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, हेल्थ एंड एजुकेशन इम्प्रूवमेंट और टेक्नोलॉजी। रीजंस क्या आ रहे हैं ये सब इम्प्रूवमेंट में, रीजंस है इकोनॉमिक ग्रोथ, हेल्थ एंड एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट एंड टेक्नोलॉजी।
स्टिल स्टिल लोअर देन द नियर। पाकिस्तान तो 109 पे ही है, अब क्या ही कर लोगे आप। अब है बायो E3। देखो, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। बायोटेक बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग को हमें इंक्रीज़ करना है इस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। फीचर्स क्या है, देखो फोकस एरिया क्या है, हाई वैल्यू बायो बेस्ड केमिकल, बायोपॉलीमर्स एंड एंजाइम्स बनाने हैं। हाई वैल्यू बायो बेस्ड केमिकल, बायोपॉलीमर और एंजाइम बनाएंगे। स्मार्ट प्रोटीन एंड फंक्शनल फूड बनाएंगे, प्रिसीजन बायोथेरापेटिक्स और क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर को हम लाएंगे। प्रिसीजन बायोथेरेपिट्स, क्लाइमेट रेजिस्टेंट एग्रीकल्चर, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन और मरीन एंड स्पेस रिसर्च। कार्बन कैप्चर, मरीन एंड क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन और मरीन एंड स्पेस। तो ये तीन तो थोड़े अलग से हैं। प्रिसीजन बायोथेरेपिटिक्स, स्मार्ट प्रोटीन एंड फंक्शनल फूड, जो ठीक है, बढ़िया है। और हाई वैल्यू बायो बेस्ड केमिकल्स, बायोपॉलीमर्स एंड एंजाइम्स। इनोवेशन, हम रिसर्च एंड स्टार्टअप वगैरह में काम कर रहे हैं। बायोटेक जैसे बायो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, बायो AI हब हो गई, बायो ठीक है, AI हब हो गई, बायो फैक्ट्रीज कुछ होगा, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन ग्रोथ, इसमें हम नेट जीरो पे फोकस कर रहे हैं, लाइफ इनिशिएटिव पे। देखो, हम कह रहे हैं कि हम एक एडवांस फूड बनाएंगे, ठीक है। मरीन और स्पेस में रिसर्च करेंगे, प्रिसीजन बायोथेरेपेटिक्स करेंगे, क्लाइमेट रेजिलियंस लाएंगे और तुम्हारा कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन वगैरह करेंगे, ठीक है। नीट क्या है, देखो की चैलेंजेस क्या है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एक चैलेंज है। फूड की दिक्कत आ रही है, इसमें हम स्मार्ट फूड लाए। ह्यूमन हेल्थ इंप्रूवमेंट, जब ये क्लाइमेट और ये होगा तो ह्यूमन हेल्थ अपने आप इम्प्रूव होगी, ठीक है। इंडियाज़ स्ट्रेंथ क्या है, लार्ज स्किल्ड वर्कफोर्स है, स्टेब्लिश्ड IT एंड बायोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, बायो IT। देखो, इस लार्ज स्किल्ड वर्कफोर्स है, लार्ज स्किल्ड वर्कफोर्स है। फिर उसके बाद लार्ज स्किल्ड वर्कफोर्स है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IT एंड बायो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है। बायोटेक मार्केट बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है, 7.4% की ग्रोथ रेट से। डिमांड भी बढ़ रही है। बायोफ्यूल एंड बायोफार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। इंडियाज़ बायो इकॉनमी। देखो, सबसे पहले देखो ग्लोबल पोजीशनिंग क्या है। टॉप 12 बायोटेक डेस्टिनेशन में इंडिया है, थर्ड लार्जेस्ट एशिया पैसिफिक में है, ठीक है। सेक्टर क्या है, देखो बायो फार्मास्यूटिकल्स, लीडिंग सप्लायर ऑफ लो कॉस्ट ड्रग्स। बायो एग्रीकल्चर, BT कॉटन हो गया, या ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई। बायो IT एंड सर्विसेज, देखो बायो फार्मास्यूटिकल्स समझ आता है, बायो एग्रीकल्चर भी ठीक है, बायो IT एंड सर्विसेज हो गया, ठीक है। बायो इंडस्ट्रीज, ट्रांसफॉर्मिंग वेस्ट डिस्पोजल एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब आते हैं ये सेक्टर, ये वाले सेक्टर में जाएगा। इंडिया ऑलरेडी ग्लोबल पोजीशनिंग में क्या है, टॉप 12 में है, और एशिया पैसिफिक में तो थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, बायो इकोनॉमी जो है वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो। देखो, अभी 2024 में ये है 130 बिलियन डॉलर की है 2024 में, जो कि पहुंच जाएगी 300 बिलियन डॉलर बाई 2030 तक। 2024 में 130 बिलियन डॉलर की है, 2024 में 130 बिलियन डॉलर की है 2024 में, जो कि 300 बिलियन पहुंच जाएगी बाय 2030, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, एजुकेशन नॉट अलाइन विद इंडस्ट्री, ठीक है। लिमिटेड रिसर्च एंड वेंचर कैपिटल, रिसर्च नहीं है, पैसा भी नहीं है। लो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, लेस देन 1% ऑफ GDP। फ्यूअल क्लिनिकल ट्रायल जैसे कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, क्लिनिकल ट्रायल वगैरह नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट में देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये 9 डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 9 बायो पार्क चला रही है, और 60 बैरक में बायो इनक्यूबेटर चला रही है, ठीक है। गवर्नमेंट ये कर रही है। चैलेंजेस समझ आ गए हैं। फंडिंग देखते हैं। इंटरनिम बजट में 2251
1.52 करोड़ की फंडिंग दी गई है। नेशनल बायो फार्मा मिशन, इसमें 101 प्रोजेक्ट्स हैं। नेशनल बायोटेक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2020 से 2025, ठीक है। अब आते हैं वे फॉरवर्ड। बायो इंक्यूबेटर को इंक्रीज़ करना है, स्टार्टअप को इंक्रीज़ करना है, प्राइवेट सेक्टर को R&D में देना चाहिए और रोबस्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल को हमें बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब है इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, promotion of self-reliance, indigenous industries and reduce dependence of foreign influence on economic affairs, ठीक है। मतलब हमें प्रमोट करना है सेल्फ रिलायंस, इंडिजिनस इंडस्ट्री एंड रिड्यूस करना है हमको डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमिक अफेयर। हम जैसे कि मान लो स्वदेशी है, उससे आत्मनिर्भर हमने ये जर्नी वो करी है, ठीक है। अब हम आते हैं इवोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले देखो कॉलोनियल पीरियड में प्री 1949 प्री 1949 सबसे पहले स्वदेशी 1905 में स्वदेशी में क्या हुआ, बाइकॉट ब्रिटिश गुड एंड प्रमोटिंग इंडियन इंडस्ट्रीज़, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा गांधीयन इकोनॉमिक मॉडल प्रमोट खादी विलेज इंडस्ट्री, ठीक है। इंडियन इंडस्ट्रीज सेल्फ सफिशिएंट, जैसे GD बिरला और जमनालाल बजाज, ये लोग भी आ गया है, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से 1991 तक देखो नेहरू का सोशलिज्म था। इसमें इनने मिक्स्ड इकोनॉमी, PSU, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया, ठीक है। लेसन्स राज था। फिर ग्रीन रिवोल्यूशन आया 1960 में, ये फोकस करता है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन। 1991 से प्रेजेंट में LPG रिफॉर्म आ गए, ठीक है। 1991 में शिफ्ट फ्रॉम प्रोटेक्शनिज्म टू लिबरलाइजेशन, FDI हो आए हैं, प्राइवेटाइजेशन हुआ है, मेक इन इंडिया 2014 में आया है। आत्मनिर्भर भारत 2020 में आया है। डिफेंस, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी पे हम फोकस कर रहे हैं। फीचर क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, समझ आ गया, रिड्यूस कर रहे हैं डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड्स, ठीक है। स्ट्रेटजिक सेक्टर अंडर गवर्नमेंट, जैसे डिफेंस, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिजिनस इनोवेशन हम कर रहे हैं, जैसे स्टार्टअप्स हो गए, डिजिटल इकॉनमी, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंट रिसर्च में कर रहे हैं। रिसेंट होगा बैन ऑन चाइनीज़ ऐप 2020, PLI स्कीम, मैन्युफैक्चरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा एंड सेमीकंडक्टर हो गया। डिफेंस इंडिजनाइजेशन हो गया, जैसे मेक इन इंडिया फॉर डिफेंस। चैलेंजेस क्या है, बैलेंसिंग प्रोटेक्शनिज्म एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। टेक डिपेंडेंस है, FDI वर्सेस सेल्फ रिलायंस। वे फॉरवर्ड हमें MSc को बढ़ाना है, इन्वेस्टिंग इन R&D, सस्टेनेबल इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इट इज़ इवॉल्व फ्रॉम स्वदेशी मूवमेंट टू आत्मनिर्भर भारत while promoting self-reliance. It must be balanced with global integration to ensure long-term growth and sustainability. अब आते हैं GM क्रॉप्स पे। सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पररी होल्ड ऑन कल्टीवेशन ऑफ GM मस्टर्ड। इंडिया अर्जेंटली नीड्स अ क्लियर एंड comprehensive policy to regulate genetically modified organism crops whose genetic material has been altered using biotechnology to achieve desired traits, जैसे पेस्ट रेजिस्टेंस हो गया, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट हो गया, इन्हांस स्ट्रेंथ टॉलरेंस हो गए, ठीक है। ग्लोबल में देखो US में 1994 में ये चीज़ स्टार्ट हुई, कैसे, क्रॉप जो थी फ्लेवर सोवर टोमेटो से स्टार्ट हुआ। 2019 में 18 मिलियन फार्मर हैं, 1.8 करोड़, जो कि 29 कंट्रीज़ में हैं, जो GM क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। और 190 मिलियन हेक्टेयर लैंड पे ये काम कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में देखो BT कॉटन ओनली अप्रूव्ड ऑन 11 मिलियन हेक्टेयर लैंड पे एरिया पे है। रिसर्च पे देखो GM मस्टर्ड है, चिकपिया है या शुगर केन है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में रेगुलेशन किसके उस पे हो रहा है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। बेनिफिट्स क्या है, पोस्ट रेजिस्टेंस, देखो बेनिफिट्स क्या है, पोस्ट रेजिस्टेंट क्लाइमेट रेजिलियंस आ रही है, जैसे ड्रॉट टॉलरेंट मेज हो गया। न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट हो रही है, जैसे गोल्डन राइस, बायोफोर्टिफिकेशन। हायर ईल्ड, सस्टेनेबिलिटी, एक्सटेंडेड सेल्फ लाइफ हो रही है। फार्मास्यूटिकल बेनिफिट्स आ रहे हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट क्लीन अप,
और फोटो रेमिडिएशन, ठीक है। इन्वायरमेंट क्लीन अप हो रहा है, फोटो रेमिडिएशन से चैलेंज क्या है, रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, पब्लिक अपोजिशन है, मतलब सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, बायोडाइवर्सिटी हम लॉस कर सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इकोनॉमिक कंसर्न है जैसे कॉस्टली सीड है, एमएनसी का इन्फ्लुएंस है, स्टेट लेवल डिसएग्रीमेंट है, इन्वायरमेंट कंसर्न है, हेल्थ एंड सेफ्टी, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, को एग्जिस्टेंस इशू जैसे वो तो जीएम एंड नॉन जीएम क्रॉप्स, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है एंड कंटेमिनेशन हो सकता है, रेजिस्टेंस डेवलपमेंट है, ठीक है। वे फॉरवर्ड देखो हमें क्या करना है, ट्रांसपेरेंट ट्रायल करना चाहिए, पीपीपी पे फोकस करना चाहिए, जीन बैंकिंग प्रिजर्वेशन करना चाहिए, जीन बैंक का प्रिजर्वेशन करना चाहिए, फार्मर सपोर्ट इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, इंश्योरेंस फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, एम्पावरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, टारगेटेड न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होने चाहिए, रिड्यूस रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल लेवलिंग, एम्पावर कंज्यूमर चॉइस, ठीक है, प्रॉपर लेवलिंग होनी चाहिए, को एग्जिस्टेंस गाइडलाइन फॉर रिड्यूस क्रॉस पॉलिनेशन एंड इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एम क्या है, इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है फॉर प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। इससे क्या होगा, हमें दो काम करना है, डिमांड क्रिएशन करना है, इंसेंटिवाइज करना है कमर्शियल प्रोडक्शन, ठीक है। हमारा 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, ये हमारा टारगेट है। रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी एडिशन चाहिए 125 गीगावाट टू सपोर्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ठीक है। अब हम देखो ग्रीन हाइड्रोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बनाने के लिए हम ग्रीन मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। देखो रिन्यूएबल एनर्जी आएगी प्लस वाटर, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रोसिस प्रोसेस ऑफ वाटर टू मतलब इससे क्या होगा, H2 और O2 बनेगा, ठीक है। इससे जो H आयन है ये बाहर निकलेगा, स्टोर H, ठीक है, इसको हमने स्टोर कर लिया है, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं टू द पॉइंट ऑफ यूज़, ठीक है। सब मिशन क्या है, दो है, एक तो साइट है, ये पायलट प्रोजेक्ट एंड ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। देखो इस साइट में क्या है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसमिशन, मतलब साइट होता है, एक साइड पे जाओ, द स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन सॉरी, मतलब आप साइट पे स्ट्रेटेजिकली इंटरवीन करिए फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। और दूसरा है पायलट प्रोजेक्ट्स हैं एंड ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, लार्ज स्केल प्रोडक्शन प्लस यूटिलाइजेशन के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है, ये सबसे पहले तो डीकार्बनाइजेशन करेगा, ठीक है, रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स एंड फीड स्टॉक्स, ठीक है, रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल एंड फीड स्टॉक्स। फिर तीसरा क्या करेगा, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपेसिटीज़ को बढ़ाएगा, इनोवेशन एफिशिएंट फ्यूल सेल्स, ये सब आएगा। चैलेंजेस क्या हैं, नेसेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट है, अभी डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। हाई कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही हैं, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ इशू, हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल है और लो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होती है, इसकी वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी कम है और फ्लेमेबल है। स्पेशलाइज्ड पाइप एंड कैरियर्स हमें चाहिए, मतलब डेवलपमेंट नेसेंट स्टेज पे है, हाई कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, हाइड्रोजन को हम कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे ये भी एक इशू है, हाई एनर्जी लॉसेज हो रहे हैं, लिमिटेड स्किल वर्कफोर्स है एंड बैंकेबिलिटी कंसर्न है। वे फॉरवर्ड देखिए, सपोर्ट स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ग्रीन हाइड्रोजन में, पॉलिसी इंसेंटिव्स दो टू अडॉप्ट ग्रीन हाइड्रोजन, रोबस्ट सप्लाई चेन, स्किल डेवलपमेंट, रिलायबल एनर्जी सोर्स ऑफ फ्यूचर। इंडिया में देखो टेक एडवांसमेंट, पॉलिसी सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लीड टू ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन रिवोल्यूशन, ठीक है।